नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंता है। मैं एक बेवड़ा हूँ। ईश्वर की हाय आशीष अनंता अनंता भाई। भाई। सभी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, आप भाइयों का ये साथ सहयोग, इस सुंदर फेलोशिप की वजह से, प्रोग्राम की वजह से आज के दिन शराब से दूर हो एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्त, सबसे पहले तो हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। खास करके हमारे कामिल भाई का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पे सेवा का मौका दिया। दोस्तों, मैं कोई स्पीकर वगैरह नहीं हूँ। मैं आपके जैसा ही एक अल्कोहलिक हूँ। जो भी मेरे अनुभव है इस विषय में, वही आपके सामने साझा करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां भी हो, तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। दोस्तों, जब मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ना मेरे लिए, इसके पहले मैंने शेयर किया है फिजिकल मीटिंग में एक दो बार, और इस विषय के बारे में मैंने ज्यादा कुछ सुना भी नहीं था, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इसको बोलना कैसे। लेकिन वास्तविकता में, रियलिटी में, जो मेरे अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, कई तो भी मुझे वो सामने रखने के लिए मुझे बोला गया कि यार, ये सेक्स एंड सोब्राइटी और इसके पहले का मेरा जीवन कैसे था, जब मैं सोब्राइटी में नहीं था, तब मेरे साथ मेरी सेक्स की भावना कैसी थी, और कहाँ से शुरुआत हुई, और मैं किस तरह से इसमें आगे बढ़ता गया। ये सारी चीजें दोस्तों आज मुझे समझ आती है कि यार, मतलब मैं किस तरह का इंसान था। इंसान तो मैं बोल ही नहीं सकता, एक शैतान बोल सकता हूँ मैं अपने आप को, कि मैं इस तरह से मेरी सेक्सुअलिटी में मैंने अपनी पूरी मतलब ताकत लगा दी थी। और मुझे लगता था कि यार बस यही आज मेरे लिए एक मतलब परमोच्च आनंद है। और इस सेक्स के भरोसे, मतलब मैं हर जो पैसे के भरोसे है, सबसे पहली बात तो बोलना चाहूंगा, पैसे के भरोसे मुझे लगता था, जब मेरे पास पैसे आ गए, जब मैंने अपना मेडिकल स्टोर शुरू किया, उसके पहले की बात है, जब मैं कॉलेज लाइफ में था, मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। और 10वीं क्लास में मेरी गर्लफ्रेंड थी। उससे मिलना जुलना, ऐसा बातचीत करना, बस यहाँ तक ठीक था। लेकिन वो बहुत ज्यादा सीरियस थी इस मामले में, और मैं उसके लिए मैं शुरुआती दिनों में तो मैं तो भी सीरियस नहीं था। मुझे लगा था कि यार बस टाइम पास करना है, बस एक दो साल के बाद इसको ड्रॉप कर देना। लेकिन दोस्तों, ये ड्रॉप करना, उसको छोड़ना मुझे नहीं जमा, क्योंकि उसका जो सच्चा प्यार था, उसको मैं कभी भुला नहीं पाया। आज भी कभी कभार मतलब याद आती है, ऐसा नहीं कि याद नहीं आती है। तो वो समय था कॉलेज लाइफ में, जब गया हमारा रिलेशनशिप डी फार्म सेकेंड ईयर के समय तक शुरू था, और बहुत ही मतलब प्योर जिसको बोल सकते हैं। उसमें हमने कोई कांड नहीं किया था, और ना ही मैंने कभी उसको वो नजर से देखा था, और ना कभी मुझे वो थॉट भी आया उसके बारे में, ना उसने कभी मुझे ये किया। ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे हमारा ब्रेकअप हुआ, उस दिन मेरा फार्मेसी का सेकेंड ईयर का फाइनल एग्जाम था, और उसका उस दिन शादी था। तो मुझे मालूम हो गया था उसकी डेट। उसने मुझे 2-3 दिन पहले फोन किया था, जहाँ पे मैं रहता था वो लैंड। मैंने उससे बातचीत की थी, उसको उसके पहले भी मैंने उससे समय मांगा था, लेकिन नहीं मिला मुझे, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग दूर हो गए। उसके बाद में जो मेरे जीवन में जो तहलका बोल सकते, तूफान इस सेक्स के बारे में शुरू हुआ। एक्चुअली बचपन में ही मेरी ये शुरुआत हो गई थी, जब मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, ये सेक्स होता क्या है, कैसे करते हैं, या फिर आई वॉज कम्प्लीटली अननोन। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था इसके बारे में। लेकिन जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ पे एक ओल्ड एज, मतलब मेरे से काफी बड़ी एक लेडी थी, जिसके वजह से मुझे इसका इंट्रोडक्शन हुआ, और उसी ने मुझे ये सब कुछ सिखाया, ये भी मैं आज बोल सकता हूँ। क्योंकि मुझे ये सब वो सब तो नहीं मालूम था। वो वहाँ पे रहते थे, मैं जाता था, मुझे बुलाते थे, मतलब एक आ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता था कि मुझे वहां जाने के बाद ये कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन जैसे एक दो बार मैं गया वहाँ पे नाइट में, मतलब जब वो अंकल की ड्यूटी रहती थी, मुझे सोने के लिए, एक सपोर्टिंग के लिए बुलाते थे, तो मैं बस एक गुड फेथ में जाता था। बस मुझे सोना है और सुबह होते अपने घर पे आना है, बस यही रहता। लेकिन 2-3 दिन के बाद में ऐसा कुछ मेरे साथ में हादसा हुआ, जो हादसे ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। कि मतलब उसको तो पता था, उसकी शादी हो गई थी, और तब उनको कोई बच्चे बच्चे नहीं थे। और उन्होंने जो मुझ पे जो एक्सपेरिमेंट किया, वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, और मुझे कुछ मालूम भी नहीं था उसके बारे में, कैसा होता है, क्या होता है। और उन्होंने सब कुछ बताया मुझे, और सब कुछ मोबाइल के उसकी क्या बोलते हैं उसमें भी, उन्होंने वीडियो के माध्यम से भी मुझे मतलब बहुत सारा ये किया, मोटिवेट किया, मतलब इंस्पायर किया कि तो ऐसा कर सकता है, अभी तो ऐसा है। तो कहीं तो भी मेरी शुरुआत वहां से हो गई। और जब मैं एक बचपन में, जब मैं 10वीं में था, कॉलेज लाइफ गया, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। और मेरे आजू बाजू में लड़कियों का आना जाना रहता था, बातचीत करना रहता था, उनसे मिलना जुलना। कहीं तो भी ये अट्रैक्शन मेरे मन में आ गया था कि यार, क्यों ना
इनको भी एक बार ट्राई कर। और हमेशा से यही मेरे अंदर फीलिंग रहती थी कि वो दोस्त वोस्त कुछ नहीं होता, बस किया जो है वो बस यूज एंड थ्रो के लिए है मेरे लिए। यही मेरे थॉट थे दोस्तों। और काफी लड़कियों के साथ मतलब बातचीत होती थी, मिलते थे, बैठते थे, घूमते थे, लेकिन जो मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि जो एक ही लड़की थी जिससे मैंने सच्चा प्यार, उसके बाद में दोस्तों हमारा जब ब्रेकअप हुआ, उसके बाद की जो हमारी कहानी शुरू हो गई, मतलब मेरी, तब उसके कुछ 5-6 महीने बाद मैंने अपना मेडिकल स्टोर ओपन किया। और दुकान भी भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है, सब कुछ मुझे मिल गया। मतलब जो चीज मैं चाहता था, शोहरत, धन दौलत, इज्जत, सब कुछ मिल गया। और इसी चक्कर में दोस्तों, शराब तो मैंने कॉलेज लाइफ में पी थी, नो डाउट, उसका मैंने एंजॉय के लिए मैंने जो घूट लिया था पहला दोस्तों के साथ, और वो कहीं तो भी वो एक ऑब्सेशन था मन में, उसका अट्रैक्शन भी था। लेकिन कॉलेज लाइफ की काफी अरसे के बाद मैंने वो शराब को छुआ था दोबारा, तो एक डॉक्टर के साथ। और मुझे कभी नहीं लगा कि शराब के साथ मुझे, जो बोलते हैं ना, बाई बाटली जुगार या रम रमा रमी, इस चक्कर में फंस जाऊंगा। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ होता गया कि वो समय था 2003 का। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की मुझे प्रपोज मारने वाली है क्या है। जब जब मेरा ब्रेकअप हो चुका था, उसको इसके बारे में मालूम। और एक्चुअली हमारी इसके पहले ज्यादा कुछ बातचीत भी नहीं हुई थी, या फिर मेरे घर पे आई थी वो 1-2 बार। और मुझे कभी लगा नहीं कि मैं उसके चक्कर में पड़ जाऊंगा, या फिर मुझे उससे कुछ लगाव होगा, अट्रैक्शन होगा। एक्चुअली वो अट्रैक्शन ही था, इट वाज नॉट लव। वो कुछ मतलब कोई प्यार व्यार नहीं था वो। और जैसे उसने मुझे मंदिर में बुलाया, मैं गया उसके पास में, उसने मुझे चिट्ठी दी, बोला उसको मैं सोच के बताता हूँ। उसके बाद मैं अपने शॉप में आया, 2 दिन बाद मैंने सुना, सोचा, बोला यार एक ही लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, वो मेरी नहीं हो सकी, तो तू क्या होगी? वो तो अदर कास्ट की, वो तो मेरे कास्ट की थी। तो फिर मेरे दिमाग में एक शैतानी विचार आया दोस्तों कि मतलब क्यों ना इसको मैं यूज के लिए, अपने खुशी के लिए, अपनी वासना को पूरी करने के लिए, उसको क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करूँ, यूज करूँ। तो मैंने उसको दूसरे दिन फिर बुलाया, 2-3 दिन के बाद में गया मंदिर में, उसको मिला, गार्डन में बैठे हम लोग। उसको फिर मैंने वो चिट्ठी दी, और मैंने वहाँ पे अपना जवाब उसको दे दिया। तो तब तो मोबाइल नहीं थे दोस्तों, बस लैंडलाइन थी मेरी दुकान में, और उसके घर में भी लैंडलाइन थी। बस बातचीत शुरू हो गई। और उसके घर में मैं जाता था लंच टाइम के वक्त, दोपहर में उसके घर में कोई नहीं होता था, छोटा भाई है, बच्चे कभी कोई रहते थे एक आधी बार, लेकिन वो उनको मैनेज करती थी। तो काफी अरसों के बाद में मतलब मेरी शुरुआत दोबारा उसके साथ में हुई। तब मेरा शराब पीना शुरू ही था, मैं कभी कभार लेता था, ऐसा नहीं कि मैं शराब से दूर था। कभी कभार उसने मुझे बोला भी था बहुत बार कि अनंता शराब छोड़ दे। लेकिन दुबला पतला इंसान, मैं बोला यार क्या होता है बियर पीने से, क्या होता है, थोड़ी सी वाइन पीने से बॉडी बनती है, खाना चलता है, बढ़िया हुआ। तो वो निगलेक्ट करती गई ये बात को, और उसने कभी सीरियसली नहीं लिया मेरी शराब शराब। और जब हम पहली बार मैं जब उसके साथ में रोमांस करने गया उसके घर पे, तो वो समय ऐसा था कि मतलब मुझे बहुत समय हो गया था, और मुझे उतना बस मालूम आती थी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन बाकी पूरा इतना डिटेल मुझे नहीं मालूम था कि क्या करते हैं क्या नहीं करते एक्चुअल में। तो शुरुआत हो गई रोमांस की उसके साथ में। वो वर्जिन गर्ल थी, और हो गया सब। उसने बोला कि ये पहन, प्रोटेक्शन पहन, वो मैंने पहन लिया। उसके बाद में शुरू हो गया, कब वो प्रोटेक्शन अंदर ही रह गया मुझे ये भी नहीं मालूम। देखो कि मतलब मेरी भावनाएं इतनी ज्यादा उथल पुथल हो गई थी कि मुझे वो प्रोटेक्शन अंदर रह गया वहां पे। मुझे ये भी, ये तक की आदमी था, ब्लीडिंग हो रही मेरी, कपड़े पूरे लाल हो गए, मुझे ये भी मतलब इतना बेहोशी में। तब तो मैं शराब पी के नहीं था, दोपहर का वक्त था, शायद 2:30-3 बजे हो। और उस वक्त उसके साथ में जो मैंने बर्ताव किया फर्स्ट टाइम, जो हमारा रिलेशनशिप शुरू शुरू हुआ था, और उसने वो देखा, फिर वो जाके उसने चेंज वेंज करके फिर आया। उसने मुझे एक शब्द बोला आते आते, जब मैं वहां से निकला, तो तू कैसा है रे इंसान, तुझे ढंग से प्यार करना भी नहीं आता, तू तो एकदम शैतान है, ऐसा करते है क्या कोई? उसकी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं हंस रहा था थोड़ा सा मन में। बोला मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है ना, पहली बार है। मैंने उसको झूठ बोला। तो उसके बाद में फिर हमारा ऐसे मिलना जुलना शुरू हो गया। उसकी जो भी नीड्स एंड वांट्स है मैं उसको फुलफिल करता था, क्योंकि पैसा बहुत था मेरे पास में, डेली का काउंटर। और एक मतलब मेरी पर्सनैलिटी मुझे मुझको ऐसी लग रही थी कि मैं, मेरे पास में आज सब कुछ। तो बस ऐसे दिन ब दिन उसके साथ में मिलना जुलना, सेक्स करना, ये सभी हुआ। 2-3 साल के बाद में फिर उसने शादी के लिए, 2-3 साल के नहीं बाद, हाँ 2 साल के बाद में उसने बोला कि हम लोग शादी कर। लेकिन मेरे दिमाग में ये ख्याल ही नहीं था उसको उससे शादी करना है। बस मेरा एक ही मकसद था कि बाद में मेरे जीवन में कोई भी लड़की आएंगी तो उसको मैं बस यूज करूंगा, यूज एंड थ्रो। बाद में दोस्तों वो बहुत रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, दुकान में आती थी, मेरे घर पे भी आई, आजू बाजू के लोग जमा। मेरी माँ तब बीमार बीमार रहती थी, क्योंकि मेरे घर में भी अल्कोहलिज्म था। मेरे पापा भी बहुत ज्यादा क्रोनिक अल्कोहलिक। और जो बहुत डर लगता था कि आके क्या बोलेगी, घर में कुछ बोलेगी क्या। फिर
ऐसा वैसा मैं बहुत ज्यादा फिर शराब पी, तो ऐसे इसमें फिर मैं शराब पी के उसके घर में रात रात को जाता था। फिर उसके पापा के नाइट ड्यूटी होती, मुझे वो खुद उसने 2-3 बार बुलाया, मैं गया, फिर उसको 1-2 बार कॉम्प्लिकेशंस भी हुए, फिर मैंने वो गोलियां देख के उसको निपटा दिया। तो ये सब मतलब काफी अरसे तक चला। उसके बाद में मेरे घर में ये बात पता लगी, मेरे भाइयों को पता लगी, माँ को भी पता लगी। और मेरे पापा तो इतने डेंजर इंसान थे कि उनको अगर ये बात पता चलती तो शायद मुझे वही वो मार डाल। उनको आज तक ये बात नहीं पता लगी, भगवान की कृपा है दोस्तों। और मैं वहां पर नहीं रुका। फिर मेरे घर वाले ने सोचा कि ये तो अभी भटक गया है, इसके उसके पास जा रहा है, तो फिर मैंने उसको बोल दिया। उसने भी मुझे बोला कि बोला चल ठीक है, अपन अभी यहाँ पे पैकअप करते हैं अपना ब्रेकअप। तो वो उसने लेकिन दिल से मुझसे प्यार किया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये अनंता मुझे धोखा देगा या फिर मेरे साथ ना ऐसा करेगा, मुझे यूज कर। मैंने उसकी सारी कमियां पूरी की। कमियां मतलब सिक्स के बारे में नहीं बोल सकता, उसको जो भी लगे, एजुकेशनल बुक्स लगे, पैसे लगे, जो भी लगे, उसको जहाँ भी जाना था मैं लेके गया। बहुत ही होशियार लड़की थी वो, आज वो टीचर है। आज भी आज तो नहीं बोल सकता, 1 साल के पहले तक उसका और मेरा कांटेक्ट था। फेसबुक के माध्यम से मैसेंजर पे हम लोग बात करते थे। लेकिन इन जनरल बाकी पुरानी कोई भी बात नहीं, वो भूल चुकी थी। और मैं भी भूल चुका हूँ वो बातों को। लेकिन उसका गिल्ट तो मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसको बस यूज करने के लिए ये किया था। उसके बाद में मुझे उसकी कमी महसूस, और जाने के बाद मेरी शादी के लिए रिश्ता आना शुरू हो गया इधर उधर से। लेकिन लोग सबसे पहले देखते थे कि लड़का तो बिजनेस का बिजनेस अच्छा है, लेकिन लड़का शराब दारू बहुत ज्यादा पीता है, पार्टियां करता है, राजनीति में है, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा घूमता है, इसका खुद की तरफ ध्यान नहीं। हाँ, माँ बीमार रहती है, माँ की तरफ ध्यान नहीं इसका। तो कहीं तो भी दोस्तों ये बात मुझे तो मैंने कभी केयर नहीं किया, सच्ची बता रहा हूँ। मेरी माँ इतनी ज्यादा बीमार रहती थी, वो मानसिक मेंटली वो पूरी तरह से टूट गई थी। मतलब वो क्या करती है क्या नहीं कर रही है, अकेली बड़बड़ करती रहती, गाली गलौज तो नहीं करती थी, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव। और उसके लिए मैं सोचता था कि इसके लिए जिम्मेदार मेरे पापा है, और थे भी वो, क्योंकि उनका जो बर्ताव मेरे घर में था अल्कोहलिज्म में। और जो पी के आते थे कुछ भी फेंक के मारते थे, बाल उड़ के उसको लेके जाते थे, किचन में घसीटते थे, मेरे को मारते थे, मेरे भाइयों। ये कहीं तो भी उनकी एक दहशत थी मेरे पापा की घर में, और यही दहशत में मैं पला बड़ा हूँ। और वही दहशत मेरी माँ को मतलब मतलब पागल पाने तक, पागलपन की अवस्था तक गई, लेकिन पागल खाने नहीं गई। और वो यही कही तो मेरे अंदर गिल्ट थी, मेरे पापा के प्रति एक रिजेंटमेंट थी। लेकिन फिर मेरे लिए पापा ने बहुत कुछ किया, ये आज मैं महसूस करता हूँ। आज मैं उनके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, मेरे माँ बाप के लिए। यार उन्होंने अगर मेरे सही वक्त में मेरा साथ नहीं दिया होता। मेरे पापा तो मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर, सारी चीजें मैं उनसे शेयर करता था, सारी चीजें वो मेरे को अच्छे से बताते थे। लेकिन मैं उनकी सुनता नहीं था, क्योंकि मुझे एक खुन्नस थी कि यार इसने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद की। तो भी दोस्तों ऐसे ही चलते गया। फिर मैंने अभी बोला कि मेरा ब्रेकअप होने के बाद फिर मैं बोला मुझे तो उसकी मतलब एक बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन हो गया था। शराब नहीं मिली तो चलता, लेकिन कभी शराब पी के रहो तो फिर मुझे वही, कभी जुआ खेलने जा रहा हूँ, फिर कभी मुझे लगता था कि यार अभी किसका तो भी जुगाड़ करना। तो मेरे आजू बाजू में जो भी रहते थे उनकी तरफ गलत नजर से देखना। हाँ, जो भी कोई कोई कपड़े भी धो रही होंगी, थोड़ा सा भी उसका पल्लू अगर झुक गया होगा, झुकी है पल्लू, पल्लू साइड में हो गया तो उसकी तरफ मतलब गंदी नजर से देखना, ये सारी होती गई दोस्तों। कंटिन्यूअसली मैं उसमें फंसता गया। अल्कोहलिज्म में तो था ही। अल्कोहलिज्म जितना पीक पे नहीं था, उतना मेरी वासना जो थी उतनी पीक पे थी, मेरा सेक्स। और कई तो भी दोस्तों फिर मैं वो मेरे घर में जो बर्तन वाले उससे मैंने संबंध बनाने की, लड़की भी आती थी। बर्तन वाली भी सुंदर थी, उसकी लड़की भी सुंदर थी, लेकिन लड़की बहुत, तो देखो मैं कितना विकृत हूँ, मेरा मतलब शैतान क्या बोलते हैं, हैवानियत। मेरे जैसे इंसान, जब भी मैं 90 या एक मिनी क्वार्टर पी के घर पे आता था लंच टाइम में, या फिर जाते वक्त वो कभी कभार घर पे रहती थी। मेरी माँ तो सोई रहती थी, पापा ड्यूटी जाते थे, दोनों भाई बाहर पढ़ते थे। मैं अकेला था, मैं राजा था घर का। और मुझे कोई बोलने वाला, रोक टोक वाला भी नहीं। मेरी माँ सिर्फ शराब के बारे में बोलती थी कि तू उतना शराब मत पी, तू देख रहा है ना अपने घर में तेरे पापा की हालत क्या हुई है। हाँ, सब लोग तुझे बोलते हैं कि इसकी शादी करा दे। और दोस्तों उसके तरफ गलत नजर से देखना, उसको मतलब गंदे गंदे इशारे करना, जो काम वाली भाई को, उसकी लड़की को छेड़ना, ये सारी चीजें मैंने हरकत, उसने मुझे 2-3 बार धमकाया भी था। मालकिन को बोल देंगी, मालक को बोल देंगी, ऐसा वैसा। फिर पैसों का लालच, मिले ना तुझे ये घर वाले मेरे 1000, 150, 1000, 1500 ही दे रहे ना, ये मेरे तरफ से पास, बस मेरी छोटी सी इच्छा है ना, तू पूरी कर, छोटी सी इच्छा पूरी कर, और मैं तेरे लिए पैसे दूंगा, तुझे पैसे के लिए काम कर रही है ना। ये कुछ नहीं लगेगा ना, 5 मिनट 10 मिनट का वक्त लगेगा।
ये चीजें मैं उसको बोलता था, उससे उसके साथ भी मैंने दो, और उसको मैंने अपनी बेटी के लिए भी बोला कि तू बेटी को ला, तू तेरे को इससे दुगना पैसा दे। तब सही मायने में दोस्तों वो मुझ पे चिल्लाई, उसने हमारे घर का काम भी, क्या रीजन था वो उसने मेरी माँ को नहीं बताया, मुझे मालूम था कि उसने काम क्यों छोड़ा, फिर मुझे दूसरी काम वाली बाई देखनी पड़ी, उसके साथ भी वही बर्ताव, उसके साथ भी वही सुलूक। और इवन मेरे आजू बाजू के एक दो जो घर के लोग थे उनको भी ये बातें पता चल चुकी थी कि ये अनंता इस तरह का लड़का बन गया, जिसको हम एक जमाने में अच्छा, शरीफ, नेक, बहुत ज्यादा होशियार, पढ़ाई में ऐसा इंसान समझते थे। आज तो ये शराब पीकर, यार शराब पीने वाले तो देखे हम, लेकिन इस तरह का नहीं, जो किसी भी हद तक गिर सकता है और ऐसे कर्मकांड कर मुझे तो दोस्तों बिल्कुल गिर नहीं, सिर्फ डर रहता था मन में, कोई मेरे घर पे आके बोल ना दे, क्योंकि पापा का जो खौफ था मेरे अंदर बहुत काफी सालों तक था, क्योंकि उनके लिए रिस्पेक्ट भी बहुत था, उनके लिए खुन्नस भी थी, लेकिन डर बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे कि उन्होंने अपनी लाइफ मतलब इस तरह से मैनेज की है, किस तरह से हमको तीनों भाइयों को पढ़ाया है। ये अगर आज मैं देखता हूँ ना, भले उन्होंने शराब पी है लेकिन को कभी भटकने नहीं दिया, मतलब पैसे के लिए जो मैं काम भी करता था लेकिन उनका उसके लिए भी अपोज था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं किया मुझे कि तू ये मत कर वो मत कर, लेकिन मैंने कभी उनकी बात, यही सिलसिला दोस्तों काफी समय तक चलता रहा, और मेरी वासना जो है वो कभी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मेरे दुकान के सामने एक आंटी बैठी थी, सब्जी का दुकान लगा के, बहुत सुंदर का जो पति था, उसका पति एक मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा ओल्ड एज था, उससे 10-12 साल बड़ा था, और उससे मैं सब्जी खरीदता था, वो मेरी दुकान में आती थी, मेरे से मेडिसिन वगैरह लेती थी, और मुझे एक दो बार पता लगा कि ये ट्रक वालों के साथ में जाती है बाहर कहीं। तो फिर मैं गया, मेरे बाजू में, दुकान के बाजू में, दो दुकान के बाजू में वाइन बार थी, बियर बार थी, वहाँ पे गया, ऐसी तो हिम्मत होती नहीं थी उससे पूछने की, जाके क्वार्टर मार के आया, बैठा दुकान में, और मेरी दुकान के लड़के को बोला, वो जाके वो उसको आवाज दे रहे, उसको गया, वो उसको बुला के लाया। फिर मैंने उससे बड़ी प्यार से बात मराठी में उसको पूछा, बोला आमच्यावर काय लक्ष ठेवा, बाकी तुम सब लोगों को खुश कर रही है। तो फिर मुझे थोड़ा सा डर लगा उस समय कि मतलब ये क्या बोलेगी, कोई हल्ला तो नहीं मचाएगी, लेकिन दोस्तों उसने कुछ भी हल्ला नहीं मचाया, बोले कहाँ चलना है, कैसे चलना है, क्या है। तो फिर मैंने बोला मेरे घर पे चलते हैं, मेरे घर पे ऐसा ऐसा होता है, कोई रहता नहीं है, ठीक है। तो दूसरे दिन वो दोस्तों दोपहर के जो लंच टाइम में मैं घर पे जाता था, वो आ गई अपने कपड़े का, मेरी माँ जब सिलाई का काम करती थी लेकिन उसे छोड़ दिया था तबीयत की वजह से, वो आ गई। और उस दिन मेरे माँ पापा दोनों भी कहीं भी बाहर गए थे, मैं घर में अकेला, उसको लिटाया, उससे अपनी जो भी वासना थी पूरी की, उसने पैसे और मांगे, मैं बोला यहाँ कहाँ पैसे दूं। ऐसा काम नहीं चलेगा मैं यार। तो ये दोस्तों ये सिलसिला उसके साथ भी मैंने कुछ महीने तक चलाया, फिर मुझे लगने लगा कि यार मेरी बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि उसका मुझे भरोसा तो था लेकिन बोल नहीं सकते, क्योंकि वो भी एक प्रकार से प्रोस्टिट्यूशन में उतर गई थी, और वो तब बोला यार इससे दूर रहना बेहतर है। तब मैंने उससे बातचीत कम कर दी, फिर उसने सोचा कि अब ये मुझे टाल रहा है, तो उसने मुझे एक दो बार बोला था दुकान में कोई और दूसरी मिल गई क्या, आजकल ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा वैसा, तो मैंने उसकी बातों को निगलेक्ट किया। मैं बोला तेरा काम हो गया ना, तेरे जो पैसे मिल गए ना, बस बात। और उसके बाद में मेरे घर में मतलब मामा की लड़की आई, मामा की तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, तो कुछ एक दो नहीं, हाँ, एक आधे साल के लिए, तो फिर मैंने उसके ऊपर भी डोरी डालना शुरू किया। मेरी माँ और वो एक ही रूम में सोते थे, दूसरे रूम में सोते थे मैं और पापा। तो एक दिन ऐसे मैं पी के आया, मुझे लगा, क्योंकि मामा की लड़की थी, एज में भी थी, और मुझे लगा कुछ नहीं होता, अगर कुछ कम ज्यादा होता तो हम इससे शादी कर। तो फिर मैंने एक दिन उसको रात में तो एक बार सो गई तो गोलियां खा के उठते नहीं थी, मुझे मालूम था पापा इधर शराब पी के धूत होते तो उनको भी नहीं उठते थे। एक मैं ही था जो मैं कम पी के भी उन्हें बोल नहीं सकते, एक दो क्वार्टर तो पी के आता ही था घर। उस दिन एक शैतानियत फिर से मेरे अंदर जाग उठी कि यार मला आज इसका गेम। तो दोस्तों वो सो की थी, मुझे नहीं मालूम था, रात के 11:30 12 12 के, हाँ उतने 12 बजे होंगे करीब करीब। गया, उसके बेड पे गया, और प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस कपड़े खुला उसके, उसका मुंह दबाया, और अब वो भी वर्जिन थी। दूसरे दिन बाद में उसने मुझे घर के बाजू में लेके जाके मुझसे बात की उसने, और बहुत रोई थी वो। मैंने उससे सॉरी भी बोला, माफी भी मांगी मुझसे, मतलब देख बर्दाश्त कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो फिर उसको बुरा लगा थोड़ा सा, मैं बोला तू चिंता मत कर, हम लोग शादी करेंगे, ऐसा वैसा, एक उसके अंदर में मेरे बारे में जो गलत सोच थी उसकी, मैंने कही तो भी वो क्लियर। उसके बाद मैंने 2-3 बार उसको फिर से ये किया, और एक दिन तो मेरी माँ ने हमको बिल्कुल
रंगे हाथ पकड़ ली। और उस दिन के बाद में फिर वो चली गई। माँ को भी समझ में समझ आ रहे गया हो कि तो। ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया है। प्लीज थोड़ा सा माइक बंद कर दीजिए किसका है। तो दोस्तों सिलसिला शुरू होगा, उसके बाद में मेरी शादी हो गई। मुझे शादी होने से पहले मेरा प्रोस्टिट्यूशन चालू हो गया था, क्योंकि मुझे उस गांव की लड़कियां या फिर ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी। फिर मैं चंद्रपुर जाने लगा, चंद्रपुर पे रेड लाइट एरिया पे जाने लगा। मेरे पास बहुत सारी कैश होती थी, मैं दुकान के परचेसिंग के लिए जाता था। एक कार रेंट पे लेके एक दो दोस्त साथ में लेके उनके साथ, उनको वो तो अंदर नहीं आते थे लेकिन मैं अकेला जाता था। कभी मैं बाइक से जाता था। तो ये मेरा सिलसिला काफी सालों तक शुरू हुआ। मेरी शादी हो गई और मेरी वाइफ को मैंने पहले दिन ही बताया कि मेरा ऐसे ऐसे था, मैं ऐसे ऐसे किया हूँ, तो शराब के नशे में होने और उस दिन हमारा पहला डे था। उसके साथ में भी वही हैवानियत, वही मतलब वो रो रही है कि उसके दिल में इच्छा है कि नहीं, ये कुछ नहीं जान रहा था, बस मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा मुझे चाहिए। वो सब कुछ मैंने किया। उसके बाद में मेरी शराबियत और पिक पे हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या करूँ क्या, क्योंकि जब भी शराब पीता था मुझे सेक्स लगता था या फिर मैं जुआ खेलने जाता था। दुकान की तरफ ध्यान नहीं, खुद की तरफ ध्यान नहीं। नई नई शादी हो गई है। वो वाइफ को दोस्तों मैं कभी कहीं पर भी घुमाने नहीं ले पाया, नहीं लेके गया। तो वो अंदर से मतलब उसने कभी शराब पीने वाला उसके घर में कोई नहीं था। मेरे घर में हम दो थे, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने वाले। और वही उसका जो मेरी माँ को जो ये सदमा पहुंचा था, और वो हार्ट अटैक से चली गई थी। उसी परिस्थिति में वो भी आ गई थी दोस्तों। उसको भी मतलब मेंटली बहुत ही ज्यादा वो डिप्रेशन में जा रही थी दिन ब दिन। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे, और मेरी माँ का जो भी पास था मुझे उसमें दिख रहा था, लेकिन मैं तब भी मैंने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। और मुझे नहीं लगा ये तो सारे नाटक कर रही है, इसको क्या सबके घर में होता है ये, इसको तो मैं सब कुछ दे रहा हूँ, पूरा गल्ला इसके हाथ में, सारे पैसे दे रहा हूँ, जो भी मुझे पेमेंट के लगते वो लेके जा रहा है, फिर कभी चेक पे पेमेंट कर रहा हूँ। ये जो मैं सोचता था, लेकिन मैंने उसकी कभी भी भावना की कदर नहीं। और यही सिलसिला दोस्तों मेरा शराबियतपन में बहुत ज्यादा बढ़ गया। और कई बार उसने मुझे समझा ऐसा नहीं ऐसा है। फिर लड़की हो गई। लड़की हो गई, देखो आपको मैं एक बोलता हूँ इंसिडेंट क्या हुआ। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, और उसको मैंने, जब मैं हमेशा शराब पीने के लिए झोपड़पट्टी पे जाने के लिए कार से जाता था, उस दिन मैं उसको बाइक पे ले, और बीच में कई 4-5 किलोमीटर रास्ता खराब था और वो गड्ढे में गाड़ी 2-3 बार कूदी और उसको मिसकैरेज हो गया दोस्तों। हमको ये बात नहीं मालूम। जब हम लोग हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे वो डॉक्टर ने चेक किया तो नहीं, को इसको अबॉर्ट करना पड़ेगा, फिर उससे बाद में हम लोग बोलेंगे आपको कैसा प्लानिंग करना। तो दोस्तों देखो मैं कितना शैतान इंसान, मैं कितना हैवान हूँ। हॉस्पिटल में मेरी वाइफ वहाँ पे पड़ी है, उसका अबॉर्शन की प्रोसेस अभी होने वाली है, और मैं गिल्ट में आ गया कि यार साला मेरा पहला बच्चा अपनी गलती से ये कर दिया। मैंने ये नहीं देखा कि मैंने गाड़ी कैसी चलाई या फिर मेरे वजह से कुछ हुआ। मुझे वो मंजूर नहीं था, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और वही सेल्फ पिटी में, वही खुन्नस में उसकी, मैं शराब पीने चला गया। और एक दोस्त ने बोला चल यार अभी जाके थोड़ा सा एंजॉय करके आते। उसने मुझे पूछा भी कैसे आया, मैंने बोला वाइफ को लेके आया, और वाइफ वहाँ पे हॉस्पिटल में है। मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में। और हम दोनों शराब पिए, फिर हम लोग वहाँ पे रेड लाइट एरिया में गए, वहाँ पे अपना काम करके आए। और उसके बाद में फिर शराब पिए, फिर दूध हो गए, और मुझसे चला भी। वो हॉस्पिटल से फोन आ रहे हैं, तब मेरे पास मोबाइल भी आ गया। हॉस्पिटल से फोन आ रहे कि आपके मिसेस के पास कोई नहीं है और आप कैसे इंसान हो, क्या हो। तो मैंने उनको बारे से खड़ा भी नहीं रह जाता। हम दोनों भी दोस्त एक दूसरे के कंधे पे हाथ ये कर जीना, जो चढ़ना चढ़ना, हमको सीढ़ी चढ़नी थी, वहां पे जा रहे तो डॉक्टर हमको बर्दाश्त नहीं कर, कितनी मुंह की बदबू आ रही है, और ये साला कैसा इंसान है, कैसा पति है। उसका अबॉर्ट हो गया, फिर उसको घर लेके जाना था शाम को, मेरी औकात। फिर मैंने मेरे पापा को फोन किया, मैं बोला ऐसी ऐसी कंडीशन, ऐसा ऐसा हो गया। मेरे पापा भी शौक में। फिर वो एक बस पकड़ के आ गए, और मेरी वाइफ को, कंपनी की बस थी जब वो कंपनी में काम करते, वो वहाँ पे फिर उनको, मेरी वाइफ को, मुझे भी मेरे वाइफ बोल रही थी, उससे बोला भी नहीं जा रहा था, वो बेहोशी के हालत में थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। मैं ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन मेरी भी हालत, मैंने शराब की वजह से मैंने वैसे कर दी थी कि मुझसे भी कुछ ये नहीं हो रहा था कि मैं उसकी मदद कर सकूं। मेरे पापा ने मुझे बहुत ज्यादा गाली, बोले तू मर जा, बोले साले, बोले तू घर आना नहीं इसके बाद में, बोले तो तू इंसान है कि शैतान है, बोले तुझे अपनी बीवी की पड़ी नहीं है, तू सारा शराब पी के इसको उसको गाली गलौज कर रहा है, बोले हॉस्पिटल में। हाँ तू काय के लिए आया था, बोले आप किस काम के लिए आया था। तो उसके बाद में फिर उन वो लेके चले गए बस से। मेरे पास बाइक थी, मुझसे बाइक तो मुझसे खुद चला नहीं जा रहा था, तो मैं बाइक क्या चलाऊं। फिर वो दोस्त को बोला यार अपन आज लॉज में रुकते हैं। फिर वो लॉज में मैं रुका रात भर, और सुबह सुबह गाँव वापस आ गया। फिर घर में आके फिर क्लेश, फिर और फिर मेरी गाली गलौज, और बहुत, मेरी वाइफ की तबीयत पहले ही खराब है, वो फिर से मेरा यही दुकान गया नहीं, मैं उन लड़कों के भरोसे दुकान छोड़ दिया, और फिर शराब। मतलब देखो कि ये मेरा सिलसिला कितने सालों तक मैंने चलाया। उसके बाद में भी यहाँ पे भी दोस्तों वो बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते गया मैं, और
शराबियत इतनी बड़ी कि दुकानदारी मुझे बंद करनी पड़ी। उसके बाद में फिर मुझे गिल्ट आने लगा कि यार अच्छा दुकान चला था तो ये सब दिन देखने नहीं पड़ते थे, किसी को पैसे मांगने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन यार मुझे वो बात समझ ही नहीं आती। लेकिन बस जुआ बहुत ज्यादा, जुआ, ये रमरमा और रमी में मैं इतना ज्यादा फंस गया था कि मुझे बाकी और मुझे कुछ चीजें दिखती नहीं थी यार। मुझे बस इजी मनी के पीछे और किसी औरत के पीछे, किसी लड़की, पूरा गल्ला साफ कर देना। मेरी जितने भी वीसी थी, मेरी एलआईसी पॉलिसी, सब मैंने विड्रॉल करके सब खा चुका था। इसका घर में कोई पता भी नहीं। यही सिलसिला काफी सालों तक चला। उसके बाद में दुकानदारी बंद होने के बाद भिखारी हो गया, रास्ते पे आ गया लोगों को। फिर वही 5 रुपए 10 रुपए के लिए ये करना। फिर चंद्रपुर आया, जॉब मिला भगवान की कृपा से। फिर वहाँ पे भी मेरी वाइफ नहीं थी 5 6 महीने मेरे साथ। फिर मेरा वही प्रोग्राम शुरू, फिर वही एरिया में जाने का, फिर कोई दोस्त, फिर शराब। फिर वैसा मेरी वाइफ को फिर पता लग गया कि ये वैसे, फिर वो मेरे पास आके रहने लग गई। फिर उसने मुझे बताया तो फिर मैंने बोला अभी शराब नहीं पीते। फिर उसने मुझे दवाई देना शुरू किया, खाने में दवाई मिला के देती थी। वही डर की वजह से मैंने 3 साल तक शराब से दूर था दोस्तों, चंद्रपुर में। लेकिन उसके बाद जो मेरी शराब शुरू हुई, उसको मुझे बंद करने के लिए 6 साल लगे। तो वो 6 साल में मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। एक विश्वास तो मैं पहले, सबसे पहले गवा चुका था, का विश्वास, मेरी वाइफ का विश्वास। जो बच्ची मुझे देखकर कहीं तो भी बड़ी हो रही थी, वो मुझे देख रही थी कि मेरे पापा कैसे इंसान। कभी भी मैं अपने बच्ची को गोद में उठा के कभी उसको खिलाया नहीं, उसको कभी झुलाया नहीं, उसको कभी बाहर घूमने को लेके नहीं गया। कहाँ से वो मुझे बच्ची प्यार करती है, कहाँ से मुझे वो मतलब पापा करके बुलाती। तो काफी मुझे उसकी भी खुन्नस हो गई थी, वाइफ की खुन्नस हो गई थी। और इसी चक्कर में दोस्तों मेरा अल्कोहलिज्म बढ़ता गया। फिर मेरी नौकरी चली गई। उसके बाद में भी मैं रुका नहीं और मुझे लगा कि यार अब सुसाइड करना चाहिए। लेकिन सुसाइड करने की हिम्मत नहीं। वो थॉट्स आते थे, शराब पी के लुढ़क जाता था। और लास्ट मोमेंट में जब कुछ भी नहीं बचा था तो मुझे अपने घर में वापस बुलाया गया। मीटिंग हो गई थी, लेकिन मीटिंग होने के बाद भी मुझे वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया। मैं अपनी फैमिली को मेरे चचेरे भाई के घर में ले जाके रुका, तक कुछ दोस्तों के घर में। लेकिन ये जो मेरे अंदर की जो वासना थी, ये जो अंदर की मेरी जो भावनाएं थी, वो हमेशा उभर के आती थी। क्योंकि मेरी वाइफ को पता लग गया था कि ये एक नंबर का बेशरम और निहायती बदमाश चक्कर में मैं रहूंगी तो फिर ये तो कल कुछ भी कर छोड़ के चलेगी दोस्तों। क्योंकि घर का किराया नहीं दे रहा था, मेरे पास जॉब कुछ भी नहीं था, मुझे जॉब से निकाला गया था। एक नहीं, दो दो तीन तीन, तो फिर वो भी चली गई। उसके बाद में तो मैं अकेला राजा। महीनों तक मेरे घर मालक ने भी मुझे बोलता था, मेरा भाई आके एश्योरेंस करता था उसको कि नहीं हम दे देंगे, इसका क्या ही अच्छा है। कुछ हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों मेरे रूम के बाजू में जो भी लोग रहते थे उनके तरफ फिर से वही शुरू हो गया, गलत ये करना वो करना। मतलब घर मालक को भी पता लग गया। उसने फिर बोला, भगा दिया। उसके बाद में फिर मुझे रहने को घर नहीं था, पापा ने भी घर में नहीं था। बैग पकड़, तुझे जहां मरना है तू जा वहाँ। तो ये वासना ने ये मेरी जिंदगी में उथल पुथल कर दी। मेरी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस कर दी थी। और जब मैं, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं अल्कोहलिक खाने के बाद मैं सुबह कभी जाऊंगा। मुझे रिहाब में भी डाले थे, उनको पता था कि ये अभी मरने वाला है। रिहाब में भी डाले, वहाँ पे रहा। उसके बाद आया, फिर अच्छा रहा। फिर कुछ दिन के, कुछ महीने के बाद फिर मतलब मेरी इधर उधर भटकना मेरे घर से निकालने के बाद ही था। कोई सहारा नहीं था, रिश्तेदार या कोई दो, कोई भी नहीं करा। और जब मैं वनी शहर खेत में रहता, और वहाँ पे तो मेरी वाइफ नहीं थी, वो तो जा चुकी थी, कोर्ट में केस डाल दिया था। मुझे नहीं मालूम उसके सारे समन्स जो भी नोटिस थे घर पे जाते थे। घर वालों ने मुझे कुछ बताया नहीं। और सोब्राइटी में आने के बाद जब मैं रिहब से निकला आखिरी बार, उसके बाद मैं ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से आया हूँ कॉलेज। और मेरी दोस्त जर्नी, लेकिन वो जो मेरी भावनाएं थी, हीन भावना, जो दबी हुई भावना थी, मुझे एक अच्छा संयमित जीवन किस तरह से जीना है, मुझे लगता था कि अब मेरी सबसे बड़ी समस्या थी शराब। आज तो मैं शराब उसके ऊपर काबू पा लिया। आज मुझे पता लग गया है कि पहला घूंट मेरे लिए कितना घातक। तो मैं शराब की तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने मटका, जुगार, फिर से वही रेड लाइट झोपड़ी में रहता था, वो लाना, वहाँ पे एंजॉय करना, वीडियो कॉल, फेसबुक पे जो वीडियो कॉल्स ये होते हैं वो सब, उसके चक्कर में मैं फंस गया था। वीडियो रिकॉर्डिंग पैसे की डिमांड की थी, लेकिन मैंने तब ओल्ड टाइम की मदद की वजह से मैं बचा उस बार। वो बहुत ज्यादा भगवान का शुक्रिया माना कि नहीं यार। इसके बाद में वह शैतान जिसके अंदर से ये भावना कभी जा ही नहीं सकती, तो उधर कैसे सकता है। क्योंकि मुझे तब वो पेपर करने के लिए बोला गया, तो मैंने नहीं किया था। 2 साल 2.5 साल तक मैंने, वो कोई स्पॉन्सर नहीं मेरे साथ में, बस ओल्ड टाइम और इनिशियल स्पॉन्सर था। उनसे भी मैं अपनी बातें शेयर नहीं करता था। इवन मैंने अपनी जो फोर्थ चौथा कदम लिखा था, उसमें भी मैंने अपने सेक्स के बारे में जब लिखने के लिए बोला, तो मैंने उनको सीधा बोल दिया मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बस जो था शादी से पहले था, बाद में था, और ऐसा था वैसा था, बस इतना ही। लेकिन उसमें उसमें मैंने 90% बातें छुपा के रखी थी, जो आगे जाकर उसका असर मेरी फैमिली पे हो गया। मेरी फैमिली इस तरह से
फिर से वही चक्कर में पड़ गई। मतलब मेरे पे डाउट, और मेरा मोबाइल चेक करना, जब मैं पासवर्ड रखता था इसके, आज तो मेरे मोबाइल में कोई पासवर्ड नहीं। और फिर से मेरी वाइफ के साथ वही तू मैं, वही गाली गलौज, वही रिजेंटमेंट। बच्ची का असर उस पे, बच्ची बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, उसका पढ़ाई में मन, सारी चीजें दोस्तों मेरे साथ में होती गई। सोचा कि नहीं यार, अब बस अनंता बहुत हो गया। अगर तू यही करता रहा आगे, तेरे जीवन में कुछ भी अंधेरा अंधेरा है, तो उजाले की ओर कभी नहीं बढ़ पाएगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सुंदर मार्ग कोशिश कर रहा है, ये भी तुझे नसीब नहीं होगा आगे। दोस्तों उसके बाद में मैंने मतलब बहुत कोशिश कर रहा था अपने आप पे काबू, और मेरी वाइफ को पता लग गया था, और उसने बोला कि नहीं, आज के बाद मैं तुझे कभी अपने खुशी से या फिर इससे तुझे मैं अपनाऊंगी। तो वो सिलसिला मेरे अंदर में मतलब एक खुन्नस बन गई थी, रिजेंटमेंट। मैं अच्छा रह रहा हूँ, अभी 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, फिर भी ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जो इच्छा है वो मतलब पूरी नहीं कर रही है। तो मैं वही फिर से मैंने चैट बुक, क्या क्या बोलते हैं, चैटिंग चूटिंग के माध्यम से फिर मैंने रिलेशनशिप में आना तो ये भी बात मेरी वाइफ को पता लग गई थी। उसने मुझे बोला, एक बार बोला था, लेकिन वो बोले तुम्हारा तो काम तुम करो, तुम सुधरने वाले हैं ही नहीं। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी, वाइफ होके मुझे मतलब इतना सहन करने के बाद में इतना समझ रही है कि वो, तो मैं किस तरह का इंट्रोवर्ट की बात कर रहा हूँ। और फिर मैंने देखा कि यार मैं नहीं कर सकता, और मैं सुन ओनली मैं बस बस सुनता था, भगवान कर सकता है, स्पॉन्सर की मदद से तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो फिर मैंने अपनी इन्वेंटरी लिखना शुरू किया, और मैं कहाँ कहाँ पे गलत था, कहाँ कहाँ पे मेरी चीजें गलत डायरेक्शन में जा रहा था, ये सारा लिखा जोखा बनाने के बाद में दोस्तों फिर मुझे समझ आया कि यार नहीं, अनंता, तू जो भी चीजें करने की कोशिश कर रहा है, या जो भी तू गलत चीजों के पीछे लग रहा था, रम 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 रमी के पीछे, ये सारी चीजें तेरे जीवन में, अगर तू ऐसा रहेगा तो शराब तेरे आने वाली है, दोबारा 100% आने वाली ही थी। जब मुझे कितना 34 मंथ्स हो गए थे, बस 2 महीने बाकी थे मेरे 3 साल की रिकवरी के लिए, और उस दिन मुझे सुसाइड का थॉट भी आया, और उस दिन मुझे शराब पीने का मतलब इसी चक्कर में, लस्ट के चक्कर की बात कर रहा हूँ मैं, वो चक्कर में मैं था, बोलते ना उसको, क्या बोलते, आउटर मैरिटल अफेयर चक्कर में था, एक लेडी के साथ में मैं था। और वो बात मेरी वाइफ को पता लग गई, हमारा बहुत झगड़ा हो गया। उसने मुझे धमकी दी, गाली गलौज की, और सारी उसको फोन मतलब करके सब कुछ वो मेरा बर्बाद करने पे तुली थी, ऐसा मुझे लग रहा था। उस दिन मैंने उसके पैर भी पकड़े, उसको मैंने बोला, आज के बाद में वो मान लिया, लेकिन उसने कम से कम 3-4 महीने तक मेरे से ढंग से बात नहीं, और ना ही मेरे अंदर में वो काबिलियत थी कि मैं दोबारा फिर से माफी मांग सकूं, या मतलब ये कर सकूं, क्योंकि वो कुछ मैंने रखा ही नहीं था उसका। तो काफी महीनों के बाद हमारा नॉर्मल हुआ, और उसके बाद में आज तक पलट कर कभी भी किसी औरत की तरफ गलत नजर से नहीं देखा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि यार जो मैं कर रहा था, वो अपनी एक अंदर वासना जो मेरे अंदर कूट कूट के भरी थी, उसी चक्कर में ये सब कुछ कर रहा था। वो भी किसी की बीबी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, और मैं किसके साथ क्या करने जा रहा हूँ। आज तो शराब नहीं पी रहा हूँ ना, शराब पीता था तब बेहोशी की हालत में, या फिर जो भी करता था वो सब ठीक था। लेकिन आज शराब नहीं पीते हुए भी आज संयमित जीवन जीने की कोशिश करता हूँ, ऐसा बोलता हूँ मैं शेयरिंग में। और बाकी सब साली मेरी नौटंकी वैसी है। 12 स्टेपिंग के वर्क भी मेरे साथ में वैसा ही हुआ था। शुरुआती दिनों में मैंने एक जन को मैसेज दिया था, उसके तब मेरी वाइफ नहीं थी, उसके घर में जाके मैंने वो उसके उसके वाइफ के साथ मेरा टाका भिड़ गया था, उसको भी मैं लॉज पे लेके गया था 5-6 बार। तो ये सारी करतूतें जब मैंने लिखी, मेरे सामने आ गई, और मुझे हम 100% लगा कि ये इससे बाहर निकलना मेरे लिए नामुमकिन। लेकिन बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ उस ईश्वर का कि यार आज भी वो विचार आते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं होती है, और मैं गलत धारणा में आज नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है आज कि मैं कितना भी, क्या बोलते, बंदा कितना भी बूढ़ा हो जाए ना, तो वो गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। आज भी विचार आते हैं आज, लेकिन इसके पहले मैं फैंटेसी में जाता था, मास्टरबेशन करना, किसी के देखा तो उसको, उसकी फिगर को ये करना। आज वो सारी चीजें नहीं होती। फटक से प्रार्थना कर लेता हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हुए उससे शक्ति मांगता हूँ, फटक से इसको ना उसको फोन कर देता हूँ, और अपनी सारी दिल की भड़ास बोल देता हूँ। ये सब मुझे, जब मैंने पूरी ईमानदारी के साथ लिखा है, और लिखने के बाद जब मैं उस पर आज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक दिन के हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है कि आज मुझे कोई भी ऑब्सेशन नहीं है, ना शराब का है, ना सेक्स का है, लेकिन कल का मुझे नहीं पता ना। तो डे टू डे दोस्तों यही रिकवरी में आने के बाद में मेरी कोशिश चल मेरे जबान पे कभी भी दीदी शब्द नहीं आया दोस्तों, इतने सालों में मैं सच्ची बता रहा हूँ आप। मैं इसको उसको मैडम बोलता था, उसको भाभी बोलता था, या फिर वो नाम से बुलाता था। हाँ, उसके पीछे जी लगाता था।
लेकिन आज पूरे दिल से बोलता हूँ दोस्तों कि मेरे जुबान से वो दीदी शब्द उनकी तरफ देखने का नजरिया, जो मेरा ऊपर से नीचे उनको देखने का जो नजरिया रहता था, आगे पीछे से देखता था, लेकिन आज वो कहीं तो भी वो भावनाएं नहीं आ रही। इसके लिए उस भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज मैंने जो स्पॉन्सर लिया है उनके माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और वो मुझे एक एक बात जो सिखा रहे हैं, और मुझे मरते दम से सीखना है। क्योंकि ये बीमारी नादुरुस्त है, इट इज इनक्योरेबल डिसीज, और ये बीमार मैं बीमार था इसलिए मैं ऐसा हो गया। और ये सारी जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे अंदर में भरे हुए हैं, जो मैंने अभी बोला कि लस्ट है, ग्रीड, डिसऑनेस्टी है, तो सारे जो मेरे अंदर दुर्गुण भरे हैं, जब तक कि मैं इसको एक एक दिन के हिसाब से इस पे काम ना करूँ, पे अमल ना करूँ, तब तक के लिए मैं फिर कितने भी बातें कर लूँ पोपट पंछी की तरह, इसमें कोई भी आगे जाकर मेरी जिंदगी में कोई भी उजाला नहीं हो। और दोस्तों, आज समझ आती है कि यार आज मेरी दुकान में बहुत सारी कॉलेज की लड़कियां आती है, कितनी सारी मतलब लेडी आती है। आज मेरा उनकी तरफ देखने का नजरिया लेकिन पहले मेरा जो शुरुआत के दिनों में दुकान था मेरा खुद का, जहाँ पे मैं अपना मालिक बन बैठा था, वहाँ पे तो वैसा नहीं था, मतलब पैसे भी नहीं रहे तो बड़ा ग्रैंड सिटी में, हाँ ठीक है ना, राव द्या नंतर द्यायचं कुठे चालले पैसे पडून, ये जो मैं बातें करता था, क्योंकि उसके पीछे मेरा कोई ना कोई स्वार्थ छुपा है आज। लेकिन दोस्तों सही बता रहा हूँ कि आज कोई स्वार्थ नहीं है यार, मुझे पैसे की भी कोई मतलब चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान दे रहा है मुझे, मेरी रोजी रोटी पल रही है। और सेक्स के बारे में देखो, आज मैं और मेरी वाइफ हम लोग 4 साल के बाद में मिले हैं, उसके बाद में 5-6 महीने तक हमारी ऐसी अनबन होती रही, लेकिन वो भी आज मुझे समझ की लेती है, और उसको भी समझ आती है मेरे मुझे आज भगवान ने एक पैर से पूरी तरह से अपाइज कर दिया, मेरा हिप जॉइंट ही बॉयल ही बेकार कर दिया। उसको मालूम था ये साला बदमाश, इसको अगर हम अच्छा रखेंगे तो ये साला फिर से किसी ना किसी औरत की या किसी ना किसी बच्ची लड़की की जिंदगी बर्बाद करे। मुझे एक सबक मिल गया कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बना है, इसके पीछे का मोटो क्या है उसका। ये भी बात मुझे आज दोस्तों समझ में आ गई कि तू गंदा इंसान है, गंदे नाली का कीड़ा है, तू कभी सुधर नहीं सकता, इसलिए भगवान ने मुझे वो पनिशमेंट दी है। दोस्तों यह बात भी मैं आज दावे के साथ बोलता हूँ, और मुझे बोलता है कि मेरे कर्म के फल मुझे मिलना ही मिलना है ना, जो मैं आज भुगत। लेकिन आज दोस्तों सही मायने में बोलूँ, सब पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी कि यार इस भावना को लेकर आज आज एक एक महीना 1.5 महीने तक हमारा रिलेशन नहीं होता वाइफ के साथ में, और बाकी तो कोई नजर मारने की आज मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने वो दिमाग से निकाल ही दिया कि नहीं बस बहुत हो गया। जैसे मैंने शराब के लिए बोला था कि बस आज के बाद, लेकिन 2-3 बार मैं बोला ना कि मैं स्लीप होते होते बचाओ, लेकिन इसके बारे में मुझे पता है, ये वासना की भावना है, लस्ट है मेरे अंदर की, ये कभी नहीं जाने वाली है। मुझे एक एक दिन के हिसाब से इस पे काम करना होगा, और उसके लिए मेरे स्पॉन्सर की मदद, मेरे भगवान की मदद मुझे लेनी होगी, तभी मैं उसकी मदद से इस भावना को नियंत्रित कर सकता हूँ, कंट्रोल में रख सकता हूँ, ना कि पूरी तरह से मेरे अंदर से ये निकल कहीं। तो भी दोस्तों ये बात आज समझ में आती है, इसलिए आज जैसा भी हो एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। और आज घर में अभी मुझे 5 मिनट पहले फोन आया मेरे वाइफ का, तो तुमची आठवण आली, तुम्ही कुठं आहे, क्योंकि आज मैं इधर मेरे वाइफ बहन के घर में 8 दिन के लिए मैं रेंट मतलब यहाँ पे रुकने वाला हूँ, क्योंकि मेरा भांजा तो यहाँ पे हूँ। आज मैं टेरिस पे आके शेयरिंग कर रहा हूँ, तो मैंने उसको तुरंत फोन किया, तो उस मेरी वाइफ से बात हो गई, एकदम हंसी मजाक हो गई, बढ़िया बात हो गई। भांजे से भी बात किया। देखो आज मन में वो विचार नहीं तो साला पहले ऐश्वर्या राय सपने में, हेमा मालिनी सपने में, ये सपने में, वो सपने में, फिर अपना 61-62, तो वो जो विकृति दोस्तों आज कहीं तो भी वो विकृति से बाहर निकलने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो भी पूरी रिगरस ऑनेस्टी के साथ में, तो भगवान भी मेरे साथ देता है यार। मुझे मेरे पास में समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऐसे जो उदाहरण थे मेरे सोब्राइटी में आने के बाद, कि मुझे भगवान ने कईयों बार बचाया है, मोर देन 100 टाइम मुझे उस चक्कर में जाने से बचाया, या फिर मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ, या फिर मुझसे वो गलत काम नहीं हो। तो देखो दोस्तों कि ये सारा चमत्कार, ये मेरा कल भगवान अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखा है। और सही मायने में दोस्तों, अगर मैं पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में, बिना कोई डर के अगर मैं इसे काम करता हूँ, 101% यकीन हो गया है उस हायर पावर पे कि वो मेरी मदद जरूर करता है। तो बस थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा समय भी हो गया, मैंने ज्यादा समय लिया होगा तो माफ कीजिएगा। और ये मेरी अपनी शेयरिंग थी दोस्तों, जिसको पटा वो ले, जिसको नहीं पटा वो ना ले, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच हेल्पिंग हैंड ग्रुप्स एंड कामिल भाई, और थैंक यू।